सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी के तत्वों पर चर्चा करेंगे। एकांकी के तत्वों को आज हमने इस व्याख्यान के लिए भाग 1 नाम दिया है, क्योंकि आज हम एकांकी के 2 ही तत्वों पर चर्चा करेंगे और आगे के जो शेष तत्व रहेंगे उनको हम भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं एकांकी के तत्वों में। प्रथम तत्व है सबसे महत्वपूर्ण कथावस्तु। कथावस्तु में हमें सबसे प्रथम यह देखना है कि एकांकी में जो है कथावस्तु की क्या भूमिका है, कथावस्तु कहाँ से आती है, कथावस्तु को एकांकीकार किस प्रकार से चयनित करके तैयार करता है। ये विभिन्न पहलू जो हैं वो इस तत्व को समझने से पूर्व के हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि जो भी एकांकीकार है अपनी एकांकी की रचना करने जा रहा है, वह भी एक हमारी तरह से ही एक साधारण मनुष्य है। वो भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है। उससे वह किसी भी प्रकार से अछूता नहीं है। इसलिए वह अपनी एकांकी की कथावस्तु के लिए जो भी सामग्री एकत्रित करेगा वो इन्हीं पक्षों से ही लेकर के तैयार करेगा। दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एकांकी सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, कई प्रकार की इस प्रकार से हमारे समक्ष ये विषय आते हैं कि ये एकांकी को इस श्रेणी में रखा जाए। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि वह सारे ही पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनमें से किसी एक पहलू ने उस एकांकीकार को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित किया। चाहे वो धर्म का हो सकता है, इतिहास का हो सकता है, राजनीति का हो सकता है, तो फिर वो सारे पहलुओं को देखने के पश्चात यानी सारे पक्षों को वो देखेगा। लेकिन अगर एकांकी सामाजिक है या धार्मिक है, अगर धार्मिक एकांकी की रचना करनी है तो वह धर्म से संबंधित पुस्तकों को ही अत्यधिक मात्रा में उसका उपयोग करेगा और वहीं से जो है वो सामग्री एकत्रित करेगा। इस प्रकार से जो है वह अलग अलग स्थान से मिला करके और सबसे पहले अपनी सामग्री एकत्रित करके फिर उसको एक कथा के रूप में जो है अपनी बात को कहने के लिए जो है एकांकी की वह रचना करता है। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि कहानी है, कोई भी कथावस्तु की रचना की जो है, और कथावस्तु की रचना की तो कथावस्तु आपने क्रमबद्ध तरीके से लिख दी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी एकांकी की कथावस्तु का हमको चयन करना है तो उसमें एकांकीकार को उस एकांकी के महत्वपूर्ण स्थान को बनाए रखने के लिए उसको कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं और उसके आधार पर ही वह एकांकी एक महत्वपूर्ण एकांकी सिद्ध हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मैंने जो है आपके समक्ष जो बिंदु दर्शाए हैं वो ये बिंदु हैं या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जब भी कोई भी एकांकीकार अपनी एकांकी की रचना करे तो उसके लिए कथावस्तु के लिए चयन करते समय या कथावस्तु की रचना करते समय जो है उसको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तभी वह कथावस्तु जो है एकांकी की प्रबल हो सकती है और दिशा निर्देश करने वाली हो सकती है। तो अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण बिंदु किस किस प्रकार से इस कथावस्तु के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम मैंने लिया है रचना प्रक्रिया का मूल आधार, यानी जो भी एकांकी की रचना की जानी है या एकांकीकार करने जा रहा है तो वहाँ पर उसका मूल आधार यानी उसका ये आधार स्तंभ कथावस्तु क्या है, जिस एकांकी की रचना होने जा रही है उसका वह मूल आधार है। उसके बिना किसी भी प्रकार से किसी भी कथावस्तु का जब तक प्रयोग नहीं होगा इस तत्व का तो कोई भी एकांकी का रूप नहीं ले सकती है। तो यहाँ पर क्या है, मूल आधार। और अगर किसी भी चीज का मूल आधार है तो स्वाभाविक रूप से मूल आधार पर हम क्या ध्यान देते हैं,
उसको बहुत ही सुंदर तरीके से मजबूत और उसमें किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमने किसी भी भवन का निर्माण किया तो उसका आधार स्तंभ क्या है? उसका आधार स्तंभ है उस मकान की नींव, और हमने अगर उस नींव को कमजोर रख दिया तो मकान निसंदेह रूप से कमजोर अपने आप हो जाएगा और वो ढह जाएगा। उसी प्रकार से यदि आधार स्तंभ यानी मूल आधार जो कथा वस्तु है वह प्रबल नहीं हुई और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से एकांकी सफल नहीं हो सकती है। उसके बाद दूसरा जो बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है वह है चरित्रों की सृष्टि एवं विकास होता है। क्योंकि कथा वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है कि कथा वस्तु यदि बहुत ही उत्तम होगी, बहुत अच्छी होगी, तभी वह जो है चरित्रों की सृष्टि करके उसका सही ढंग से विकास करने में भी सफलता हासिल कर सकेगी। तीसरे नंबर पर बिंदु है जीवन के सामाजिक संदर्भों से संबद्ध करके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करें। देखो बहुत ही यह बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पूर्व में ये कहा कि वो अपनी एकांकीकार अपनी सामग्री कहीं से भी एकत्रित कर सकता है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो एकांकी जिस प्रकार की सामग्री लेकर के रचना की जाएगी वो उसी श्रेणी की एकांकी होगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक संदर्भ एकांकी, यदि जैसे ये कहा कि चाहे वो राजनीतिक है चाहे वो धार्मिक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है चाहे वो राजनीतिक पहलू को उजागर करने वाला हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन मनुष्य है तो वह क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो यानी समाज के पक्ष को हम किसी भी प्रकार की एकांकी की रचना करेंगे, लेकिन समाज के पक्ष को जो है हम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एकांकीकार जिस प्रकार की भी एकांकी की रचना करने जा रहे हैं वो भले करें, लेकिन जो है उसमें जो भी विषय प्रस्तुत किए जाएं उनको जो है सामाजिक संदर्भों से संबद्ध यानी जोड़ करके तैयार किया जाए, जिससे कि उसको ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता न पड़े, दर्शकों का ध्यान जो है स्वतः उस एकांकी की ओर आकृष्ट हो और साथ साथ उस बिंदु की ओर भी आकृष्ट हो जो सामाजिक पहलू या पक्षों को दर्शाने वाला है, उसके जीवन से वह अत्यधिक उपयोगी है, वह उसके लिए किस तरीके से लाभदायक है, तभी जो है कोई भी दर्शक अपना ध्यान उस पर लगातार बनाए रखेगा। आगे का बिंदु है कथानक का प्रारंभ जिज्ञासा एवं कौतूहल से युक्त होना अनिवार्य है। यदि एकांकी जो है हमने रचना की और वो कथा वस्तु इतनी सरल और सपाट है या इसके अतिरिक्त एकांकी की कथा वस्तु प्रारंभ में ही इस प्रकार की है कि हम असमंजस्य में पड़ जाते हैं और हमें स्थिति जो है एकदम से बहुत क्लियर नहीं होती या हमारा उत्साह जो है थोड़ा सा कम होने लगता है, तो यहाँ पर कहा कि प्रारंभ जब किया जाए तो उसमें इस प्रकार की कथा वस्तु को संजो करके प्रस्तुत किया जाए कि उसमें हमें आगे की कथा वस्तु जानने की जो है जिज्ञासा का भाव जो है अपने अंतर्मन में जो है समाहित होने लगे कि इसके बाद आखिर क्या हुआ, यानी व्यक्ति न चाह करके भी आगे की कथा वस्तु को जानने के लिए जो है क्या हो, वो उत्साहवर्धक हो और साथ साथ उसमें कौतूहल का जो है भाव भी भर जाए। ऐसी जो है कथानक का जो है प्रारंभ हमें करना चाहिए, यानी एकांकीकार को जो है इसका प्रारंभ करना चाहिए कि जिससे जो है पाठक जो है जिज्ञासा से परिपूर्ण रहे। आगे का बिंदु है रोचकता एवं विस्मय आदि गुणों का होना आवश्यक है। यदि एकांकी की कथा वस्तु यानी कथानक इस प्रकार का रहा कि उसमें न तो पढ़ने के पूर्व कोई, अब जैसे जैसे आपने पढ़ना प्रारंभ किया तो आगे पढ़ने की आपकी कोई भी जिज्ञासा नहीं है और आपको ऐसा लगने लगता है कि यह एकांकी की कथा वस्तु यहीं पर समाप्त हो गई और आपने उसको अधूरा छोड़ दिया, या फिर आपकी ऐसी कोई जिज्ञासा ही नहीं है, वो एकांकी इस स्तर की आपको नहीं लगती है कि उसकी अंतिम अवस्था तक आप पहुंच करके ये जिज्ञासा आप जाहिर करें कि जो है इसकी जो है अंत जो हुआ है उसको हमारी जानने की जिज्ञासा है। वो हमारे मन में जब भाव आता है कि जब या तो एकांकी जो है किसी भी उद्देश्य को लेकर के न चल रही हो,
और या फिर जो है उसकी ऐसी स्थिति हो एकांकी की कि जो कथानक प्रारंभ में चल रहा है उसका अंतिम जो यानी रूप हमारे समक्ष आने वाला है, जिसके लिए हम एकांकी को लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं, उसका अंतिम यानी जो भी प्रमाण या उद्देश्य है एकांकी का, वह हमें प्रारंभ में ही ज्ञात हो जाए। यदि हमें प्रारंभ में ही उसका अंतिम रूप यानी क्या एकांकी का अंत यहाँ इस रूप में हुआ, अगर वो हमें प्रारंभ में ही प्राप्त हो जाएगा तो फिर हमें संपूर्ण एकांकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उसमें जो है विस्मय यानी एकदम से आश्चर्यचकित कर देने वाली ऐसे उतार चढ़ाव हों कि आपकी जो कथानक या कथा वस्तु जो चल रही है उसमें जो है ऐसी स्थिति आए कि आप सोच रहे हैं कि इसकी कथा वस्तु किसी दूसरी दिशा में जाने को है और आपने अपना मानस उस हिसाब से स्थिर कर लिया है, और आगे चल कर के हम देखते हैं कि कथा वस्तु इतना ज़्यादा मोड़ ले जाती है कि पूरी तरीके से वो पलट जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अब हम जब तक इसका पूरा अध्ययन नहीं करेंगे तो अब हम यह नहीं समझ सकते कि आखिर इस एकांकी में एकांकीकार जो है कहना क्या चाहता है। आगे है कथा वस्तु के, जैसे अब ये जो महत्वपूर्ण बातें ये थी, और फिर आगे है कथा वस्तु के 5 भाग होते हैं। इसके साथ साथ एक बिंदु हम और स्पष्ट कर लेते हैं इसका भाग समझने से पहले कि जो भी एकांकी लिखी जाए तो वहां पर क्या है कि आपने कथा वस्तु का यानी चयन किया, विषय वस्तु जहाँ जहाँ से एकत्रित की सामग्री उसके अनुसार आपने जो है उसको प्रस्तुत किया, लेकिन इसमें साथ साथ एक आवश्यक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसमें कहीं न कहीं पर थोड़ी सी मात्रा में जो है कल्पना का मिश्रण अवश्य किया जाए। कल्पना से क्या है कि कल्पना से उसमें और भी अधिक रोचकता, सुंदरता और आकर्षण का जो भाव है वो भी जो है समाहित हो जाता है, इसलिए इसमें कल्पना का समावेश करना भी जो है आवश्यक है। अब हम देखते हैं कथा वस्तु के भाग। तो कथा वस्तु के मुख्य रूप से जो है 5 भाग किए जाते हैं, वो है प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरम सीमा और परिणति। यानी कहाँ जो एकांकी है वो कहाँ से प्रारंभ होगी, प्रारंभ जी, यहाँ से उसका प्रारंभ होगा, प्रारंभ से फिर नाटकीयता पे आएगी, नाटकीयता से फिर द्वंद्व और द्वंद्व से चरम सीमा और परिणति पर जाकर के जो है किसी भी एकांकी का जो है अंत हो जाता है। तो यानी कोई भी एकांकी की जब रचना की जाती है तो इसमें जो है इसके 5 भाग जो है होते हैं। अब हम इसका दूसरा जो है तत्व देखते हैं, संवाद योजना। संवाद योजना को यदि हम देखें तो संवाद योजना भी कथावस्तु से कहीं भी अपना कम स्थान नहीं रखती, क्योंकि कथावस्तु का अस्तित्व भी जभी है जबकि उसमें श्रेष्ठ संवाद और कथोपकथन का प्रयोग किया जाए। क्योंकि कथा वस्तु नहीं है तो संवाद नहीं है, और संवाद नहीं है तो कथा वस्तु नहीं है। यानी ये आपस में दोनों ही किसी से कम नहीं है, ये आपस में बहुत ही दोनों जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण हैं। और प्रत्येक तत्व जो भी आगे दर्शाया जाएगा, हर तत्व अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें हम देखते हैं कथोपकथन में कि क्या क्या चीजें कथोपकथन का प्रयोग करने से या कथोपकथनों की रचना करने से पूर्व जो है एकांकीकार को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी वो कथोपकथन जो है उस एकांकी के अनुरूप और उद्देश्य के अनुकूल वो सिद्ध होंगे। चरित्रों का विकास एवं कथा वस्तु का प्रसार। अगर कोई भी कथोपकथन प्रयुक्त किए गए तो निश्चित रूप से सबसे पहली तो सीढ़ी है कि वह कथा वस्तु का क्या है, प्रसार करे। ऐसा नहीं कि कथा वस्तु एकदम रुक जाए, स्थिर हो जाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए, या फिर वो बार बार ऐसा लगे कि लगातार जो है जो संवाद है वो बार बार दोहरान के रूप में हमारे सामने आते जा रहे हैं और उसकी कहानी जो है यथावत बनी हुई है, कथा वस्तु आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। या फिर चरित्रों का विकास, जो भी चरित्र प्रयुक्त किए जाएं उनका वो संवाद पूरी तरीके से विकास करने में भी पूरी तरीके से सफलता हासिल करने वाले हों। क्योंकि अगर संवाद भी कहे जाएं और चरित्र का यदि विकास ही नहीं हुआ तो वो संवाद जो है एक दृष्टिकोण से निरर्थक ही होते हैं। कथोपकथन जो है पात्र एवं प्रसंग के अनुरूप है। जिस प्रकार की एकांकी है, जैसी स्थिति
कि आप घटना का चित्रण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो एकांकीकार को प्रसंग भी जिस प्रकार के उन्होंने चयनित किए हैं कि इस प्रकार का प्रसंग मुझे अपनी एकांकी में जो है दर्शाना है, तो फिर उसी एकांकी के प्रसंग के अनुरूप ही पात्रों का चयन करना पड़ेगा कि जिस प्रसंग को दर्शाया जाएगा क्या यह पात्र उसके अनुरूप है। यदि रावण का कोई रोल है तो निश्चित रूप से जो है वहाँ पर फिर पात्र भी उसी के अनुकूल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा प्रसंग पात्र भी जो है उसी के अनुरूप हों, तभी तो संवाद जो है उसका एक सामंजस्य रहेगा और उसमें तारतम्यता रहेगी और एक बिखराव और अलगाव अलग से दिखाई नहीं देगा कि जो है प्रसंग के अनुरूप जो है पात्रों का प्रयोग नहीं हुआ और संवाद उचित नहीं है। रोचक, सजीव एवं स्वाभाविक जो भी कथोपकथन प्रस्तुत किए जाएं वो इतने नीरस न हो कि कोई भी उनको जो है सुनना पसंद नहीं करे या सुनने के पश्चात भी वह अनसुना करने लग जाए, या साथ साथ जो उनमें सजीवता का भाव भी होना चाहिए और वो भाषा के माध्यम से ही यानी जो कथोपकथन है उसके हिसाब से ही वो बहुत ज़्यादा हमको सजीव लगे, क्योंकि हमें जो है अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। यानी रंगमंच पर हम उस एकांकी को देख नहीं रहे हैं, लेकिन वह अपने आप में इतनी सजीव है कि भाषा शैली के माध्यम से ही यानी कथोपकथन के माध्यम से ही हमें वह पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाते हैं और हमें उस एकांकी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़े और वो स्वाभाविक भी हों। इसके साथ साथ संवाद संक्षिप्त हों, बहुत लंबे नहीं हों और सरल हों, जिससे पात्र जो है बड़ी ही सरलता के साथ जो है उनको प्रस्तुत कर सके, और छोटे हों तो बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रस्तुत करने में बहुत ज़्यादा उनको सरलता का एहसास हो। इस तरीके से जो है हमने आज के इस व्याख्यान में एकांकी के तत्वों पर चर्चा की और आज हम जो है इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।